हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 6। अगर आप सभी ने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। ईशान शिविन को राधिका के साथ इस तरह व्यवहार करने पर उससे पूछता है, वो तो तुम्हारी दोस्त जुन्नू है और मैंने तुमसे इतना ज़रूर कहा था कि तुम उसे किसी भी तरह इस घर में रख लो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम इस तरह से उसे ट्रीट करो। सुनते ही शिविन गुस्से में बोला, ये मत भूलो कि वो हमारी दोस्त के साथ साथ और कुछ भी थी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। और ये बात दोस्ती से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम भूल सकते हो कि 20 साल पहले राधिका की वजह से क्या हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ। मुझे आज भी वो पल याद है और अब मैं राधिका के साथ अच्छा बनने का नाटक नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करना है तो तुम करो, क्योंकि वो सब तुमने नहीं सहा था जो मैंने सहा। तुम कभी नहीं समझ सकते। यह कहते ही शिविर वहाँ से उठकर वापस अपने रूम में जाने लगता है। तभी ईशान भी खड़े होते हुए बोला, अच्छा, वो सब तुमने अकेले ही सहा था? मैंने नहीं सहा, फिर तो मैं तुम्हारा दोस्त ही क्यों रहा बचपन से। मुझे 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो अच्छे से याद है, लेकिन उसे 20 साल हो चुके हैं। तो क्या अभी भी तुम उसे इसी तरह याद करके राधिका की इस तरह ट्रीट करोगे? शिविन, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूँगा। यह कहकर शिविन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वो अपने फ़ोन को गुस्से में बेड पर फेंकते हुए बोला, क्यों तुम उस दिन मुझसे मिली? ना तुम मुझसे मिलती, ना मैं तुम्हारी मदद करता, और ना ही मुझे कभी ये पता चलता कि तुम वही डैमेज। इधर राधिका अपने रूम में बेड के सहारे नीचे बैठकर रोते हुए बोली, हे भगवान, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले मेरे परिवार वालों ने ही मेरे साथ ऐसा किया, जिससे मैं भागने पर मजबूर हो गई, लेकिन मैंने वो भी सहा। फिर आपने मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई, लगा कि अब ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन इस टेबल की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। काश मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उसकी मदद नहीं लेती और ना ही इस घर में आती। पता नहीं मैं इस घर से किस तरह बाहर निकलूंगी। मुझे क्यों नहीं पता चला कि ये अच्छा इंसान नहीं, बल्कि मेरी सौतेली माँ से भी बुरा इंसान है। क्या करूं भगवान जी, कोई रास्ता दिखाओ यहाँ से बाहर निकलने का। राधिका ये सब कहते हुए लगातार रोई जा रही थी। शिविन अपने रूम में किसी को कॉल करते हुए बोला, मुझे स्पेशल 2 बॉडीगार्ड चाहिए राधिका के लिए, जो हर वक्त राधिका के आसपास रहेंगे, चाहे वो घर में हो या चाहे वो घर से बाहर हो, हर वक्त उस पर नज़र रखेंगे। ओके सर, काम हो जाएगा। शिविन फ़ोन को कट करते हुए अपने आप से बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी ना मिस राधिका। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना असली रूप, जो ये दुनिया देखती आई है उसे तुम भी देखोगी। अब अगर तुमसे हो पाएगा तो तुम मेरी नफ़रत का सामना करना। मैं पहले भले ही तुमसे बदला नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अब तो तुम खुद मेरे पास चलकर आई हो। वैसे भी तुम मेरे ही घर में हो, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। शिविन ऑफिस के लिए रेडी होकर नाश्ता करके
वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो अपनी कार के पास खड़े होते हुए सभी सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड को अलर्ट करते हुए बोला, राधिका पर तुम सबकी अच्छे से नज़र होनी चाहिए। शाम तक उसके लिए स्पेशल बॉडीगार्ड आ जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हारी नज़र काम से बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए और वो इस घर से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। गॉट इट? सभी गार्ड्स एक साथ बोले, डोंट वरी सर, राधिका मैम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाएंगी। राधिका के नीचे आकर नाश्ता न करने पर रमा राधिका के लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में जाती है। रमा जी देखती हैं कि दरवाज़ा बंद था। वो दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, राधिका, राधिका, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तभी अंदर से राधिका की आवाज़ आती है, मुझे नाश्ता नहीं करना है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। ये सुनकर रमा सोचती हैं कि उसे अभी राधिका को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है। राधिका ना तो आज ऑफिस गई थी और ना ही अपने रूम से बाहर निकली थी। वो बस उसके साथ जो भी हो रहा था उसके लिए अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात का वक्त राधिका को सुबह से लेकर रात हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। रमा उसे 2 बार बुलाने जा चुकी थी, लेकिन राधिका ने दोनों ही बार मना कर दिया। उसने अब तक कुछ खाया पिया नहीं था। रमा सोच ही रही थी कि राधिका ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, उसे कैसे नीचे लेकर आई। तभी उसकी नज़र अंदर आ रहे शिविन और ईशान पर पड़ती है। उनके साथ उनके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। शिविन उन बॉडीगार्ड्स को उनका काम समझा देता है और उन्हें राधिका के हर पल पास रहने का ऑर्डर दे देता है। ईशान उन बॉडीगार्ड्स को लेकर ऊपर राधिका के रूम की तरफ चला जाता है। ये देखते ही रमा शिविन के पास जाकर बोली, साहब, राधिका मैडम ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। वो सुबह से अपने रूम से बाहर भी नहीं आई हैं। ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। बिना कुछ खाए पिए मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो आई ही नहीं। क्या एक बार आप उन्हें खाने के लिए बुला सकते हैं? शिविन नॉर्मल तरीके से बोला, अगर उसे भूख लगेगी तो वो खुद खाना खाएगी। आपने उसे बुलाया, वो नहीं आई। आप एक बार फिर जाकर पूछ लीजिए, आना चाहेगी आ जाएगी, वरना उसे आधी रात को भूख लगेगी तो खुद ही खाना खा लेगी। मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लिए डिनर लगाइए, मुझे भूख लगी है। ये कहकर शिविन वहाँ से चेंज करने के लिए चला जाता है। रमा एक बार फिर राधिका को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती हैं, लेकिन कुछ देर आवाज़ लगाने के बाद अंदर से कोई आवाज़ न आने पर वो वापस नीचे आती हैं और शिविन के लिए डिनर लगा देती हैं। तभी शिविन चेंज करके डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, तो रमा जी, आ गई आपके बुलाने से राधिका। मैंने कहा था ना कि जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद खाने के लिए आधी रात में किचन में आएगी। लेकिन चीज़ें अपने टाइम पर हो तो अच्छी ही लगती हैं, इसीलिए
सबके डिनर करने के बाद कुछ भी राधिका के खाने के लिए नहीं रखना है। उसे भूखे रहने का काफ़ी शौक है ना, तो उसे आज भूखे ही रहने दें। समझ गई ना आप? रमा चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाती है। शिविन डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। बाकी सभी भी डिनर करके सो जाते हैं। रात के 11:30 बजे राधिका अपने रूम में फर्श पर सो रही थी। रोते रोते उसे पता ही नहीं चला कि उसकी कब आंख लग गई, लेकिन तभी भूख की वजह से उसकी नींद खुल गई। राधिका उठकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मैं क्या करूं? अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए। राधिका हिम्मत करके हुए जैसे तैसे टेबल के पास जाती है। पूरा दिन कुछ न खाने और पीने की वजह से उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बची थी। वो टेबल पर रखी जग से पानी उठाकर पीती है। अब तो सब सो चुके होंगे, मैं किचन में जाकर कुछ खा लेती हूँ, वरना मैं तो भूख के कारण मर ही जाऊंगी। राधिका धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अपने दोनों साइड में देखती है, वो तो उसकी नज़र दरवाजे के दोनों साइड खड़े बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो एकदम से डर जाती है। ओह, मैं तो डर ही गई थी। वो अपने आप को रिलैक्स करते हुए नीचे जाने लगती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, इन बॉडीगार्ड्स ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस जल्दी से कुछ खाना है। राधिका किचन में जाकर अपने आप से बोली, अगर लाइट ऑन की तो ये देखकर कोई भी उठ जाएगा। मैं अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती हूँ। राधिका किचन में खाने के लिए ढूंढने लगती है। राधिका एक एक करके सारे बर्तन देखने लगती है। ये क्या है? सारे बर्तन खाली हैं? क्या कुछ भी खाने को नहीं है? एक काम करती हूँ, फ्रिज में चेक करती हूँ, शायद यही कुछ मिल जाए। राधिका जैसे ही फ्रिज को खोलती है तो उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ भी कुछ नहीं है, बस एक चॉकलेट के अलावा। चलो, कुछ तो मिला। इस घर में कुछ खाने को चॉकलेट ही सही। राधिका चॉकलेट लेकर फ्रिज के सहारे बैठकर चॉकलेट खाने लगती है। राधिका भूख लगने के कारण जल्दी जल्दी चॉकलेट खाने लगती है। राधिका ये बात समझ जाती है कि ये सब शिविन कर रहा है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को इस तरह मजबूर देखकर वो अपने आप से बोली, इससे अच्छा तो मैं घर ही थी, कम से कम इस तरह मजबूर तो नहीं थी। तभी राधिका की नज़र दरवाजे पर खड़े शिवेन पर पड़ती है, जो दरवाजे के सहारे खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। तो निकल गई ना तुम्हारी सारी अकड़। मैं अच्छे से जानता था कि जब तुम्हें भूख लगेगी ना तो तुम खुद ही रूम से बाहर आ जाओगी, और मैं सही भी था। राधिका अपने आप को संभालते हुए खड़ी होकर शिविन के पास जाकर धीरे से बोली, आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? प्लीज़, मैं पहले ही ऐसी ज़िंदगी जी चुकी हूँ जहाँ मैं हर पल मजबूर थी। अब अगर ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया था तो प्लीज़ अब आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। राधिका के चेहरे और आवाज़ में दर्द और पूरा दिन कुछ न खाने की वजह से कमज़ोरी अलग ही नज़र आ रही थी।
राधिका को इतने दर्द में देखकर शिविन को अजीब सा एहसास होता है। शिविन सीधा खड़े होते हुए राधिका की मासूम से चेहरे पर दर्द देखकर शिविन की नफरत एक पल के लिए गायब हो गई। वो एकटक राधिका को देख रहा था। तभी राधिका अपना सिर पकड़ती है। चक्कर आने की वजह से वो गिरने ही वाली थी। ये देखकर शिविन तुरंत उसे पकड़ लेता है। राधिका शिविन के कंधे पर बेहोशी की हालत में थी। शिविन के दोनों हाथ राधिका की कमर पर थे। राधिका का चेहरा शिविन की गर्दन के पास था, जिससे शिविन उसकी सांसों को भी एहसास कर पा रहा था। शिविन एक नज़र राधिका को देखता है। शिविन की राधिका को अपने इतने नज़दीक देखकर सांसें रुक सी गई थी। वह कुछ देर तक ऐसे ही राधिका को देखता है। राधिका, राधिका उठो। शिविन के उठाने पर भी राधिका नहीं उठती है, तो ये देखकर शिविन तुरंत राधिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और बाहर हाल में ले जाकर सोफे पर लिटाते हुए रमा को आवाज़ लगाते हुए बोला, रमा जी, रमा जी, जल्दी पानी लेकर आइए। तभी शिविन की आवाज़ सुनकर रमा और बाकी नौकर भी उठकर हाल में आ जाते हैं। रमा जल्दी से पानी लेकर आती है और एक सर्वेंट तब तक फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देती है। शिविन राधिका को उठाने के लिए कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालता है, लेकिन राधिका को होश ही नहीं आता है। शिविन बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। तभी ईशान वहाँ डॉक्टर के साथ आ जाता है, जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर राधिका को चेक करते हुए उसके पास बैठते हुए बोले, ये बेहोश कैसे हुई? राधिका कैसे बेहोश हुई थी, ये बात शिविन जानता था और डॉक्टर के सवाल पूछने पर सबकी नज़र शिविन पर ही थी। पता नहीं डॉक्टर, मैं इससे बात कर रहा था और अचानक ही बात करते करते ही बेहोश हो गई। ओके, और कुछ बात है जिसके कारण हो सकता है कि ये बेहोश हो गई हो? तभी रमा बोली, हाँ, इन्होंने आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। पूरा दिन ये खाली पेट ही थी। डॉक्टर राधिका को चेक करके उठते हुए बोला, टेंशन की कोई बात नहीं है। पूरा दिन कुछ ना खाने और पीने की वजह से इनकी बॉडी में कमज़ोरी आ गई है, जिसके कारण ये बेहोश हो गई हैं। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, इन्हें होश आने के बाद खाना खिलाकर दवाई दे देना। और मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद ही इन्हें होश आ जाएगा। और ध्यान रखें कि आगे से ये अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब मैं चलता हूँ सर। ओके डॉक्टर, ईशान डॉक्टर को देखते हुए बोला। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। शिविन राधिका को देखते हुए बोला, रमा जी, मैं राधिका को उसके रूम में लेकर जा रहा हूँ और आप उनके रूम में ही रहिएगा। और जब इन्हें होश आ जाए तब इन्हें अच्छे से खाना खिलाकर इन्हें दवाई दे दीजिएगा और इनका ध्यान रखें। जी साहब, मैं इनका ध्यान रखूँगी। शिविन एक बार फिर राधिका को अपनी बाहों में लेकर उसके रूम की ओर चला जाता है। ईशान शिविन राधिका की इस तरह फिक्र करके देख हल्की स्माइल करता है और उसके बाद हॉल में जाकर सभी सर्वेंट से बोला, आप सभी भी अपने रूम में जाइए और आराम करिए।
और रमा जी, आप थोड़ी देर बाद राधिका के रूम में जाइएगा। जी ठीक है साहब। ईशान के कहने पर सभी सर्वेंट वापस सोने के लिए चले जाते हैं और रमा किचन में जाकर राधिका के लिए पानी लेने शिविन राधिका को रूम में लेकर जाकर उसके बेड पर लिटा देता है। शिविन राधिका के बहुत करीब था। शिविन उसे गौर से देखते हुए अपने मन में बोला, अबे कितनी मासूम लग रही है, लेकिन मासूम है नहीं। राधिका को देखकर शिविन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही शिविन को रियलाइज होता है कि वो राधिका को देखकर मुस्कुरा रहा है, तो वो तुरंत सीधा खड़ा होते हुए अपने आप से बोला, शिविन ये क्या कर रहा है तू? अचानक तू इसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? और ये सीरियस होकर राधिका को देखता है। तभी पीछे से रमा आते हुए बोली, अब आप जा सकते हैं साहब। राधिका के पास मैं हूँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। शिविन रमा को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। शिविन रूम से बाहर जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर राधिका को देखता है और वहाँ से वापस अपने रूम में चला जाता है। शिविन कुछ सोचते हुए जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वो अपने रूम में ईशान को देखते हुए बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शिविन की आवाज़ सुनकर ईशान पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? नहीं, तुम नहीं आ सकते हो। खैर, ये मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ या नहीं। और अगर तुम सोच रहे होंगे जो भी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम गुस्से में वो भी कर सकते हो जो तुम नहीं करना चाहते हो। तो क्या तुम यही कहने के लिए यहाँ आए थे? नहीं, मैं तुमसे यहाँ कुछ और पूछने के लिए आया था। ठीक है, फिर जल्दी कहो, क्या कहना है? वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो मुझे सोना भी है। रात के 1 बज चुके हैं। लेकिन ऐसे भी क्या अर्जेंट बात है जो तुम सुबह नहीं कह सकते? अभी इसी वक्त रात को कहना चाहते हो? तुम तो राधिका से नफरत करते हो ना, और अब तुम उससे बदला भी लेना चाहते हो। तो तुम्हें अचानक उसकी इतनी फिक्र क्यों हुई? जब वो बेहोश हो गई तो तुम्हें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना? शिविन हंसते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उस लड़की की फिक्र हो रही थी कि वह बेहोश क्यों हुई है, कैसे हुई? आह, कितनी फनी बात है। मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, हो ही नहीं है सकती। मैं बस अपने सर्वेंट्स के सामने यह प्रिंटेड नहीं करना चाहता था कि मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। और वैसे भी वो इस वक्त मेरे घर में है, और उसकी जगह कोई और भी मेरे घर में होती तो मैं उसकी भी फिक्र करता ही। तो तुम अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलो और इस रूम से भी बाहर जाओ, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और तुम्हें भी आ रही होगी, क्योंकि जब ही तुम ऐसे बेहुदा सवाल करते हो तो जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। शिविन की बात ईशान हंसते हुए बोला, हाँ, तुम मुझे तो झूठ बोल दोगे
लेकिन अभी तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे तो खुद से कैसे झूठ बोलोगे। गुड नाइट। यह कहकर ईशान वहां से चला जाता है। शिविन बेड पर लेटकर अपने मन में सोचते हुए बोला, लेकिन किचन में उसे अपने पास देखकर अचानक मेरी धड़कन क्यों तेज होने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मुझे उसकी फिक्र हो रही है। नहीं, नहीं शिविन, अपने आप को कंट्रोल करो। मुझे भूलना नहीं है कि उस लड़की की वजह से 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, जिससे मेरी सारी दुनिया बर्बाद हो गई। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और उसे उस दर्द का एहसास ज़रूर कराऊँगा। यह सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। राधिका का रूम। रमा राधिका के रूम में बैठे हुए उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। रमा को वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। रमा उसे होश में आते हुए देखकर सोफे से उठकर उसके पास जाकर बोली, राधिका, आप ठीक हैं? राधिका हाँ में अपना सर हिलाती है। आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रमा राधिका के लिए खाना लेने के लिए किचन में चली जाती है और इधर राधिका बेड पर लेटे हुए सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। राधिका कुछ सोचते हुए अपने आप से बोली, मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैं उस शिविन से बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ या मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। आह, मैं तो कुछ याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। राधिका ये सब याद करने की कोशिश कर रही थी कि शिविन के साथ बात करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ याद ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन राधिका इस वक्त काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए वो अपने आप पर ज़्यादा जोर नहीं डालती। वो चुपचाप लेट जाती है। तभी कुछ देर बाद रमा खाना लेकर अंदर रूम में आती है। वो खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर बोली, मैं आपकी बैठने में हेल्प करती हूँ। रमा राधिका को बेड के सहारे बिठा देती है और खुद उसके सामने बैठकर उसे खाना खिलाने लगती है। जब आप बेहोश हो गए तो हम सब बहुत डर गए थे कि अचानक पता नहीं आपको क्या हो गया। फिर डॉक्टर ने बताया कि पूरा दिन कुछ न खाने की वजह से कमज़ोरी आ गई थी और उसी के कारण आप बेहोश हो गई। इसीलिए कहते हैं कि खाने पर कभी भी गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, इससे हम उसका अपमान ही नहीं करते हैं। रमा जी, मैं कभी भी खाने का अपमान नहीं करती, लेकिन कभी कभी हालात बहुत ख़राब होते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छी बात तो यह है कि अब आप ठीक हैं। राधिका आराम से रमा के हाथ से खाना खा रही थी, जो उसे बड़े ही प्यार से खिला रही थी। राधिका को पहली बार किसी ने अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसकी माँ के बाद मैं आपको दवाई दे देती हूँ, फिर आप दवाई लेकर आराम से सो जाना। रमा राधिका को खाना खिलाकर उसे दवाई दे देती है। तभी राधिका कुछ सोचते हुए रमा से बोली, रमा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था? क्योंकि मैं जब शिविन से बात कर रही थी तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता।
क्या आप बता सकती हैं? देखिए, पूरी बात तो मुझे नहीं पता है, बस इतना जानती हूँ कि जब आप बेहोश हुई थी तो उसके बाद साहब आपको अपनी बाहों में उठाकर ही हॉल में लेकर आए थे और तभी उन्होंने हम सबको आवाज़ लगाई और उसके बाद डॉक्टर आए। राधिका रमा की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या? उस सिविल ने मुझे अपनी बाहों में उठाया? क्या आप सच कह रही हैं? जी, मैं सच कह रही हूँ। हमारे साहब जी जितने बुरे लगते हैं उतने हैं नहीं। अब आप आराम करें। रमा ये कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन राधिका अभी भी रमा की कही हुई बात को ही सोच रही थी। क्या सच में उस खड़ूस ने मुझे अपनी बाहों में उठाया? लेकिन क्यों? सुबह जिस तरह से उसने मेरे साथ किया, उसके बाद उसकी और मेरी मदद करना मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आखिर में मेरी मदद क्यों करेगा? उसने बिना वजह मेरी मदद नहीं की है। इस बात के पीछे भी कोई न कोई वजह ज़रूर होगी और यह बात सुबह पता चल जाएगी। जब वो दोबारा फिर मेरे साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसने आज सुबह किया, क्योंकि वो एक खूनी और हार्टलेस इंसान है। उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और मेरी मदद करने के पीछे उसका ज़रूर कोई न कोई मकसद ज़रूर होगा, वरना ऐसे इंसान बिना अपने फ़ायदा देखे किसी से बात तक नहीं करते। मदद तो दूर की बात है। खैर छोड़ो, क्यों उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान कर रही हूँ। मुझे तो आराम करना चाहिए ताकि मैं दोबारा बेहोश ना हो सकूं और ना ही वो दोबारा मुझे अपनी बाहों में उठाए। भले ही वो पल मुझे याद ना हो, लेकिन इस बात को सुनकर भी मुझे घिन आ रही है कि मैं एक ऐसे इंसान की बाहों में थी जो एक खूनी है। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि आखिर मेरी ज़िंदगी में यह सब हो क्या रहा है। यह सब सोचते सोचते राधिका दवाई के कारण सो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।